रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। मोहनदास के गांधी, अटॉर्नी। ये नमक हमारे अपने समंदर का है, हर हिंदुस्तानी का इस पर अधिकार है। अगर लोग यहां से बेकारी हटाना चाहते हैं तो वो कपड़े जो हों मैनचेस्टर और लीड्स के उतार कर रखते हैं। आप इसे चाहो तो मैं उसके साथ नहीं। ओके डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, सबसे पहले मेरी तरफ से गांधी जयंती के अवसर पर मेरी तरफ से पूरी शुभकामना। और ये गांधी जी का 154th बर्थ एनिवर्सरी है, तो हम लोग गांधी जी को याद करेंगे और कुछ विशेष पर्पस से याद करेंगे। और मेरा याद करने का अंदाज आज थोड़ा अलग होगा। गांधी जी ही मेरे विचार के विषय हैं। मेरा पूरा डिस्कशन आपके साथ गांधी जी के मुद्दे पर होगा। लेकिन आज का दिन जो 2 अक्टूबर है, उसमें एक और महान व्यक्तित्व का बर्थ एनिवर्सरी है। उनका 119th बर्थ एनिवर्सरी है। और आपने नाम सुना होगा भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री, इतिहास में कुछ ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो ओवरशैडोड हो जाते हैं और उनकी कुछ जो अचीवमेंट्स होते हैं वो अनएक्सप्लोर्ड रह जाते हैं। तो गांधी जी पर तो मुझे विस्तार से आपसे बात करनी है, लेकिन मैं लाल बहादुर शास्त्री के विषय में जो अपना अनुभव है वो थोड़ा मैं आपसे बांटना चाहूँगा कि व्हाट्स माय एक्सपीरियंस अबाउट शास्त्री जी। हम उसके चश्मदीद गवाह तो नहीं हैं, लेकिन हाँ, हमने पढ़कर और सुनकर जो नॉलेज हासिल किया है उसके तहत कि जब पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हुआ था, वो भारत के लिए बहुत ही डार्क चैप्टर ऑफ हिस्ट्री था। क्योंकि चाइना डिबेकल के बाद जो चीन ने हमें पराजित और अपमानित किया था, उसके बाद उस सदमे को पंडित जवाहरलाल नेहरू झेल नहीं पाए और उनका डेथ हुआ 1964 में। तो उस समय सेकेंड मैन के रूप में पार्टी में, और लाल बहादुर शास्त्री जो कि बाकी सीनियर लीडर्स तो चले गए थे संगठन में, तो लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर हुए। अब गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री दोनों 2 अलग अलग व्यक्तित्व हैं, आप जानते हैं। लेकिन मैं अनुभव करता हूं कि अगर धर्म और आध्यात्मिकता को राजनीति में उतारूं तो गांधी जी की छवि बनती है, और अगर सदाचारिता को सरकार में उतारूं तो लाल बहादुर शास्त्री की छवि बनती है। अब बताइए, एक अपने गांधीवादी व्यक्तित्व वाले व्यक्ति लाल बहादुर शास्त्री के व्यक्तित्व को देखेंगे आप, तो सदाचार और सहनशीलता उनके मुख से और उनके व्यवहार से टपकती है। और अभी हम चाइनीज डिबेकल के हादसे से उबरे भी नहीं थे, तो पाकिस्तान की उदंडता देखिए। जब 1962 में जब चाइना ने हम पर अटैक किया था, तो पाकिस्तान एक तरह से इंटरनली सेलिब्रेट कर रहा था। और फिर हम उस हादसे से उबरे नहीं, तो पाकिस्तान ने 1965 में जनरल अयूब खान था, मिलिट्री डिक्टेटर था। डिक्टेटर की फितरत होती है कि वो कभी भी पीसफुल फॉरेन पॉलिसी का निर्वाह नहीं कर सकता। वो कश्मीर के पुंछ क्षेत्र से उसने प्रवेश किया था। और उस समय जो कोल्ड वॉर में चूंकि यूएसए का पार्टनर था, उसे अजय पैटर्न टैंक मिला हुआ था, उसे जेट विमान मिला हुआ था। उन सब का फायदा उठाते हुए और बड़े एरोगेंटली, बड़े ही गर्व से उसने कहा कि हमें इसी तरह टहलते हुए दिल्ली चलना है। उस समय लाल बहादुर शास्त्री की कूटनीति, चतुरता ने सभी को मान दी थी। हम ये अनुभव आपसे शेयर करना चाहेंगे। देखिए, उस समय पाकिस्तान के 2 पार्ट थे, आप लोगों को पता होगा। एक पार्ट था
वेस्टर्न पाकिस्तान का, दूसरा ईस्टर्न पाकिस्तान का, क्योंकि बांग्लादेश तब नहीं बना था। और जनरल अयूब खान की वार्ता ऑलरेडी सीक्रेटली चाइना से हो चुकी थी, क्योंकि चाइना उसका बहुत ही, तुम समझ सकते हो कि एनमीज फ्रेंड वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी। मित्र के मित्र, शत्रु के शत्रु मित्र होते हैं। तो पाकिस्तान से उसका सीक्रेट एक अरेंजमेंट हुआ था कि देखिए, जब हम अटैक करेंगे कश्मीर पर तो इंडिया डेस्परेट हो जाएगा और डेस्परेटली वो हमें डिस्टर्ब करने के लिए ईस्टर्न पाकिस्तान पर हमला करेगा, जो वर्तमान बांग्लादेश है। और जिस समय इंडियन आर्मी उधर इंटरवीन करेगी तो चाइना इस आधार पर उधर से हस्तक्षेप कर देता कि चीन के पूर्वी मोर्चे पर, जो उसका ईस्टर्न मोर्चा है, उस पर जो सैनिक गतिविधियां हो रही है, उस सैनिक गतिविधियों से हमें डिस्टरबेंस हो रहा है और हमें हमारी सुरक्षा का खतरा है। यह हमारे नेशनल सिक्योरिटी के खिलाफ जा रहा है और इस आधार पर चाइना इसमें हस्तक्षेप कर देता। अब बताइए, उस समय लाल बहादुर शास्त्री की कूटनीतिक चतुरता देखिए। ही मेंटेन्ड द सच ए डिप्लोमेटिक acumen which was not possible even for the one of the most clever political leader in the world। जैसे अब समझिए कि लाल बहादुर शास्त्री ने कहा कि नो नो नो, वी हैव टू इन्वेड ऑन द होल इंटरनेशनल बॉर्डर, वी हैव नॉट टू कन्फाइन द वॉर टू कश्मीर ओनली। हम कश्मीर में इस युद्ध को सीमित नहीं रख सकते, हम पूरे अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर हमला करेंगे। और पूरब की तरफ देखा ही नहीं और सीधे इंडियन आर्मी को कहा कि पश्चिम से आप इंटर करो पाकिस्तान में, और इधर से पश्चिम मैंने वेस्टर्न पाकिस्तान पर सीधे हमला कर दिया। पूरे पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर की नहीं, कश्मीर में हम डिफेंसिव वॉर नहीं लड़ेंगे, रक्षात्मक वॉर नहीं लड़ेंगे, आक्रामक वॉर लड़ेंगे। परिणाम हुआ, हालांकि ठीक है, क्लियर कट पाकिस्तान ने सरेंडर नहीं किया, लेकिन पाकिस्तान घुटने के बल पर बैठा। और यह काम कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री, जिनको वॉर टैक्टिक्स या वॉर डिप्लोमेसी का इससे पहले कोई एक्सपीरियंस नहीं था। इज इट नॉट सरप्राइजिंग? नंबर 1, मैं बहुत इंप्रेस हुआ जब फॉरेन पॉलिसी में उनके बारे में पढ़ा तो मैंने कहा कि पता नहीं ये दीक्षा कहां से उन्होंने ली थी। दूसरी बात कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो सोवियत रशिया के मॉडल से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, तो उनका पूरा का पूरा इम्फेसिस इंडस्ट्रियलाइजेशन पर था, मतलब औद्योगिकरण पर था कि भारत को एक मॉडर्न औद्योगिक राष्ट्र बनाना है। और उस कारण से क्या हुआ कि ना चाहते हुए भी, हालांकि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में उन्होंने कोशिश की, ना चाहते हुए एग्रीकल्चर सेक्टर नेग्लेक्ट हो गया। और इंडिया किसानों का देश था, तब 85% लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड करते थे। और इनका जो रशियन मॉडल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन था, जो हेवी इंडस्ट्रीज का, वो कुछ सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। उसकी खामियां प्रकट होने लगी थी 1965 तक आकर। तो इन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री ने इकोनॉमिक पॉलिसी में उतने ही कम टाइम में चेंज लाते हुए एग्रीकल्चर सेक्टर को इंपॉर्टेंस देना शुरू किया। फिर पाकिस्तान से जब वॉर हुआ, और चूंकि पाकिस्तान यूएसए का पार्टनर था और आप कह सकते हो कि उसके कोल्ड वॉर पार्टनर था, शीत युद्ध का सहयोगी था, और लिंडन जॉनसन प्रेसिडेंट था यूएसए का, तो वो बड़ा ह्यूमिलेटेड फील किया कि वे पाकिस्तान को घुटने के बल पर इंडिया ने बैठा दिया। तो उस समय क्या था कि हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे। तो हम खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर नहीं थे। फॉर द ग्रेन्स वी आर डिपेंडिंग ऑन यूएसए, एंड यू माइट हैव हर्ड अबाउट अ प्रोग्राम दैट इज PL 480, मतलब PL 480 के तहत हम कुछ अनाज यूएसए से लेते थे, जिससे हमारा काम चलता था। तो हम एक तरह से अनाजों के लिए उसकी तरफ देखते थे। अब उस समय जो लिंडन जॉनसन की पॉलिसी थी, उसके लिए एक फ्रेज आता है, शिप फॉर माउथ। शिप फॉर माउथ का मतलब है कि एक एक जहाज से भरे हुए अनाज के लिए हमें तरसाना शुरू किया और क्लियर कट हमें सिग्नल दिया कि आप फॉरेन पॉलिसी में आप हमारे लाइन को फॉलो करोगे तभी हम अनाज देंगे, अनाज हम मुफ्त का अनाज देने से रहे। तो लाल बहादुर शास्त्री का जो यह नारा है, जय जवान जय किसान, हम कभी क्या उस स्लोगन के इंप्लीकेशन को समझ पाते हैं? ही वॉज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया हु ट्राइड टू लिंक नेशनल सिक्योरिटी टू फूड सिक्योरिटी। उन्होंने यह बात को स्पष्ट कर दिया
कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खाद्य सुरक्षा आवश्यक है। आज हम सभी लोग, आपके सिलेबस में भी पढ़ाई होती है, अब हम सभी लोग पढ़ते हैं खाद्य सुरक्षा नेशनल सुरक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण भाग है। लेकिन पहला नेता जिसने खाद्य सुरक्षा के महत्व को समझा, जय जवान जय किसान। हालांकि ताशकंद के में तो उनको थोड़ा सा धोखा हुआ और ही फेल्ट चीटेड। उनके समय ऐसा रशिया का जो हाँ बिहेवियर थोड़ा सा एडवर्स हो गया, तो जिस कारण से उनको सदमा भी हुआ और अकाल मृत्यु हो गई। लेकिन मतलब उनको अभी और भी जीना था, लेकिन शायद वो सदमा को नहीं झेल पाए। हम कॉन्स्पिरेसी थियरी को तो बहुत तूल नहीं देते, लेकिन हम यह मानते हैं कि कुछ ऐसा हुआ कि वहाँ से उनका डेड बॉडी आया और वो शायद इस सदमा को नहीं झेल पाए। लेकिन उतने कम समय में जो राष्ट्र के लिए कर गए, ये हम कैसे भूल सकते हैं। तो लाल बहादुर शास्त्री के इन दो पहलुओं के कारण, माय स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, हम लाल बहादुर शास्त्री को कभी नहीं भूल पाए और हम हमेशा वो हमारे लिए पहेली बने रहे कि इतनी समझदारी उन्हें कैसे आई, कहाँ से आई। क्योंकि उनका कोई इतना हमें बहुत एक्टिव पॉलिटिकल कैरियर कभी दिखा नहीं और अचानक से प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पर दो महान काम करके चले गए। तो उनको याद करना आवश्यक है, हमारी पीढ़ी के लिए, हमारे युवाओं के लिए, सभी के लिए। लेकिन मैं स्टूडेंट्स, आज जो मैं लेक्चर लेकर आया हूं, तो मैं वो गांधी जी सेंटरिक लेक्चर है। आज शास्त्री जी सेंटरिक नहीं है, लेकिन शास्त्री जी को हमें सम्मान अर्पित करना हमारा दायित्व है, तो हम उनके प्रति भी सम्मान अर्पित करेंगे। हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं, हमारे लेक्चर का सार है, युवा पीढ़ी गांधी जी को क्यों याद रखे। वाई शुड दिस यंग जनरेशन ऑलवेज रिमेंबर गांधी। यह जो नई पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, वो गांधी जी को क्यों याद रखे। देखो मैं स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको बताना चाहता कि यह लेक्चर, या मैं लेक्चर नहीं दे रहा, मैं पहली बार मैं आपके साथ खुला कन्वर्सेशन करना चाहता हूं। और इसकी वजह यह है कि इसको मैं कोई ना तो स्कॉलरली टच देना चाहता, ना कोई ज्ञान का टच देना चाहता, ना इसमें हम कोई बुकिश नॉलेज आपसे डिस्कस करना चाहते। मैंने जो गांधी जी को समझा है, सिर्फ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता, क्योंकि पिछले साल 2 साल से मेरा बड़ा ही कड़वा अनुभव हुआ। क्योंकि मैं आप जानते हो कि मैं स्टूडेंट्स के बीच रहता हूं, सैकड़ों हजारों बच्चों से मेरा इंटरेक्शन होता है। तो गांधी जी के बारे में नई पीढ़ी को मुझे ऐसा लगा कि थोड़ी और समझ होनी चाहिए, क्योंकि गांधी जी के बारे में बहुत सारा मिसकंसेप्शन है और कई बार वो ऐसे प्रश्न कर जाते हैं जो इसलिए आत्मा को चोट पहुंचती है कि इतने महान व्यक्तित्व को ढंग से नहीं समझा गया है। चलिए, बताने की आवश्यकता नहीं कि 2 अक्टूबर 1869 को उनका जन्म हुआ था, तो उस लिहाजन यह 154th बर्थ एनिवर्सरी है। अब मैं कुछ ऐसी बातें आपसे शेयर करना चाहूंगा जो मेरा तर्क होगा, और मैं उसमें कोशिश करूंगा कि लिमिटेड टाइम में इस बात का भी जवाब देने की कोशिश करूं जो उन पर चार्ज दिया जाता है, वो हम उसको किस तरीके से लें, किस तरह से देखें। देखिए, पहली बात कि देखिए, गांधी जी न तो कोई राजनीतिक कैरियर अपने मन में सोच कर आए थे, न कोई उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, कोई पॉलिटिकल एम्बिशन नहीं था। वह जब पोरबंदर में जब वो पैदा हुए और उसके बाद फिर राजकोट में ही उनका अधिकतर कैरियर बीता। 7 वर्ष की अवस्था में तो राजकोट में ही फैमिली के साथ चले गए। उनके जो फैमिली मेंबर्स थे उसमें थे तो मर्केंटाइल कम्युनिटी से, लेकिन बिजनेस क्लास में से वो बिलोंग नहीं करते थे। उनके ग्रैंडफादर सभी जॉब में ही थे। एक राज परिवार में मैनेजर के पद पर भी रहे थे, करमचंद गांधी। तो मैं आपको यह बताना चाहता कि बचपन में उनके व्यक्तित्व पर धर्म का गहरा संस्कार पड़ा था। माता पुतलीबाई थी, वो भी बहुत ही धर्मनिष्ठ महिला थी। और उनके पिताजी भी थे, वो बहुत सारे जैनियों के साथ, वैष्णवों के साथ, इस्लाम माने मुस्लिमों के साथ, सबके साथ खुला डिबेट करते थे। जो गांधी जी सुनते थे उसके व्यक्तित्व पर उनकी नींव पड़ी। तो बेसिकली गांधी जी के व्यक्तित्व पर धर्म और नैतिकता की नींव बहुत पहले पड़ गई। वो एक धर्मनिष्ठ और नैतिक मूल्यों से युक्त व्यक्ति थे। तभी तो दावे के साथ अपने एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ में कहते हैं, जो एक बिल्कुल उनकी सच्ची घटना पर आधारित है, कि मैंने न तो अपने माता पिता के साथ और ना ही कभी शिक्षक के साथ कोई भी झूठ बोला। ठीक है, अब ये हुई। अब उसके बाद खैर चलिए, उनके पिताजी का डेथ हो गया। उन्होंने फिर आपने कहा कि उन्होंने मैट्रिकुलेशन किया, फिर पिताजी का डेथ हो गया और उनको
लंदन बैरिस्ट्री के लिए भेजा जाना था पढ़ने के लिए। परिवार की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं थी तो कुछ लोन भी लिया गया और उनको यहाँ से एजुकेशन के लिए लंदन भेजा गया, मतलब वो विदेश गए शिक्षा लेने के लिए, लॉ की डिग्री लेकर आने के लिए। और कहीं ना कहीं परिवार को यह उम्मीद थी कि जब गांधी जी को अच्छी दीक्षा मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा एजुकेशन मिलेगा, एक अच्छे लॉयर बनेंगे, ही विल अर्न इनफ मनी एंड ही विल जस्ट फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द फैमिली। तो परिवार की आवश्यकता पूरी होगी। गांधी जी ने भी एक युवा के रूप में स्वप्न देखा था कि मैं पैसा अर्न करूंगा। हालांकि पैसा वो अनैतिक तरीके से अर्न नहीं करना चाहते, लेकिन जीवन जीने के लिए उनको भी पैसे चाहिए थे और एक अच्छे लॉयर बनने का स्वप्न उन्होंने भी देखा था। हमारी आपकी तरह एक अच्छी जिंदगी जीना चाहा था, एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहा था और यही उम्मीद लेकर वो यहाँ से बैरिस्ट्री पाई। संयोग ऐसा हुआ कि देखिए, टैलेंट एक बड़ी वेग चीज है, हम में आप में होता है, कई बार क्लिक होता है, कई बार नहीं होता है। एक लॉयर के रूप में उनका टैलेंट कुछ क्लिक हुआ नहीं। उन्होंने प्रैक्टिस भी शुरू की तो इसमें कुछ सफलता मिली नहीं। तो उनके बड़े भाई थे लक्ष्मीदास, उनको भी निराशा ही हो रही थी उनकी कमाई से, क्योंकि घर का कुछ काम नहीं चल पा रहा था। तभी उन्हें दादा अब्दुल्ला कंपनी का साउथ अफ्रीका में एक ऑफर मिला कि 1893 से 1894 तक एक साल के लिए उनको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पर एक लॉयर के रूप में साउथ अफ्रीका जाना था। और जो उस कंपनी थी दादा अब्दुल्ला कंपनी, उसका मैटर था वहां, उस मैटर पर उनको डिस्कस करना था, वहां पर उनको डील करना था। यहां से वो निकले, सूट नेक टाई बांधकर एक जेंटलमैन्स लॉयर के रूप में गए। डरबन से प्रिटोरिया वो ट्रेन पर जा रहे थे। जो घटना पूरी इवेंटफुल हो गई। फर्स्ट क्लास की एक टिकट थी। अब हमारे आपकी अगर वेल प्लेस्ड लाइफ में होते हैं तो एक अच्छा ड्रेस, एक अच्छी कंपार्टमेंट में बैठे, थोड़ा सा फील गुड हो, थोड़ा ये फील करें कि वी आर जस्ट अ वेरी रिस्पेक्टेबल लॉयर, इसी फीलिंग के साथ और थोड़ा सा अपने सेल्फ डिग्निटी को मेंटेन करते हुए वो फर्स्ट क्लास में बैठे। उनको अनसेरेमनियसली किसी गोरे ने ट्रेन के कंपार्टमेंट से इस आधार पर फेंक दिया कि कलर्ड पीपुल भी अलाउड नहीं इसमें बैठने के लिए। अब वहां पर देखिए, एक धर्मनिष्ठ व्यक्ति थे, नैतिकता कूट कूट कर भरी हुई थी। राजनीति उनका पेशा नहीं था, न राजनीति के बारे में कभी सोचा था। लेकिन उनको लगा कि देखिए, जो भी धर्मनिष्ठ और नैतिक व्यक्ति होगा वो क्या चाहेगा, वो आत्मा की स्वतंत्रता चाहेगा। आत्मा की स्वतंत्रता जो चाहेगा वो अंत में सोचने के लिए विवश होगा कि क्या जब हमारा शरीर बंधा हुआ है तो आत्मा स्वतंत्र कैसे रहेगी। तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि भाई ये हम बंधन में जकड़े हुए हैं, हम कहीं ना कहीं एक गुलामी की जंजीर में बंधे हुए हैं। तो उनको एक सेल्फ डिग्निटी को धक्का लगा इस घटना से, और वहीं से उनके कैरियर में एक टर्निंग पॉइंट आया। और टर्निंग पॉइंट आया तो पहले तो उन्होंने खुद वहां पर ऑर्गेनाइज किया मूवमेंट को। इसकी चर्चा मैं थोड़ा आगे करूंगा। जैसे सत्याग्रह जैसी तकनीकी विकसित की, सत्याग्रह के साथ उन्होंने अहिंसा की पद्धति विकसित की। इन तमाम चीजों को उन्होंने वहां पर अपने जितने भी राजनीतिक प्रयोग हैं उन्होंने साउथ अफ्रीका में ही किए। और मतलब यही आप समझिए कि 1793 से 94 तक रहे। 94 तक तो खैर इनिशियली उनका अपना कॉन्ट्रैक्ट भी पूरा हो गया, और तभी वहां पर लोकल जो लॉयर्स थे, और लॉयर तो यही थे, लोकल मर्चेंट्स थे और वरिष्ठ लोग थे। जैसे साउथ अफ्रीका के बड़े रिच मर्चेंट्स भी थे, फिर अनुबंधित श्रमिक भी थे, भारतीय कम्युनिटी के बहुत क्लासेस के लोग वहाँ थे। तो उन्होंने गांधी जी से रिक्वेस्ट किया कि आप 1 महीना हमारे खाते रुक जाइए। और गांधी जी उनके कॉज को इतना दिल से लिया कि 20 ईयर्स रुक गया। बताइए, एक लॉयर जो पैसा अर्न करने गया था, जिसका घर पर कर्ज से डूबा हुआ है घर, और वहां घर वाले टकटकी लगाकर बैठे हैं कि कुछ पैसे साउथ अफ्रीका से कमा के लाएंगे तो फिर महाजनों का कर चुकाया जाएगा। वह आदमी मतलब अपने भाई बिरादर के खातिर अपने इनकम को छोड़कर और एक सेल्फलेस सेवा राजनीति में लग जाते हैं। उनके बड़े भाई लक्ष्मीदास ने उनको बाद में लिखा, मैंने एक बुक में पढ़ी थी, कि तुमने हम सबको धोखा दिया है। अब बताइए, हमारा एक दायित्व पिता का भी है, पति का भी होता है, पुत्र का भी होता है, राष्ट्र के लिए भी होता है, समाज के लिए भी होता है। और जब ये दायित्व आपस में टकराने लगते हैं, उसके बाद निर्णय लेना कितना कठिन हो जाता है। वह भी एक दूसरे मुल्क में वैसे लोगों के लिए जो उनके अपने देश के लोग नहीं थे, लेकिन अपने देश के मूल के थे।
और उन्होंने साउथ अफ्रीका में संघर्ष किया। खैर वो इंडिया है। तो पहला तो मैं ही बताना चाहूँगा कि एक लॉयर जिसने एक अच्छी जिंदगी का सपना देखा था, वो एक पॉलिटिकल लीडर के रूप में टर्न कर गया। उसने इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की थी, नंबर 1। नंबर 2, आप इंडिया में आइए। जब इंडिया में गांधी जी आए तो पहली बात, जो गांधी जी का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट है, या पहले गांधी जी को समझने के लिए जो हमें समझना होगा, वो है कि अगर हम गांधी जी के पॉलिटिक्स को कॉमन पैरामीटर पर अगर जज करेंगे, तब तो वास्तव में हमारी जो नई पीढ़ी और युवा पीढ़ी के लोग हैं वो गांधी जी से निराश होंगे। उनको लगेगा कि भाई क्या है ये दकियानुसी विचार है, ये क्या चरखा है, ये क्या मतलब ग्रामीण रचनात्मक कार्यक्रम है, प्रभात फेरी है, सड़कों की सफाई है, वगैरह वगैरह। लेकिन अगर आप उसकी गहराई में जाकर देखेंगे तो पता चलेगा कि पहली बात यह है कि जो पैराडाइम शिफ्ट करता है वो अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। गांधी जी केवल पॉलिटिकल लीडर नहीं तो पैराडाइम शिफ्टर थे। पैराडाइम शिफ्टर इसलिए थे कि उन्होंने केवल ब्रिटिश को चुनौती नहीं दी, वो तमाम पश्चिमी सभ्यता को चुनौती दी। गिव चैलेंज टू वेस्टर्न सिविलाइजेशन। और उन्होंने एक अल्टरनेटिव मॉडर्नाइजेशन की बात उठाई। देखो, अब ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, मैं आपको बताता हूं। अब तक जो हम लोगों ने समझा है, हम लोगों ने जाना है, हम लोगों ने यह किया है कि यह मॉडर्न है, वह मॉडर्न वही है जो मॉडर्न पश्चिम वालों ने हमें समझाया है कि मॉडर्न। तो मैं इसमें थोड़ा आपको बताना चाहूंगा कि गांधी जी ने 2 बातें की। उन्होंने एक तरह से एक सबसे पहले काम तो उन्होंने किया कि पैराडाइम शिफ्ट किया, पॉलिटिक्स में पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब है कि उन्होंने पॉलिटिक्स के पूरे मानदंड को ही बदला, नंबर 1। नंबर 2 कि उन्होंने जो पॉलिटिक्स उनका है वो केवल ब्रिटिश को चुनौती नहीं दी, उन्होंने एक अल्टरनेटिव मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट रखा जो वेस्ट के अगेंस्ट में हो। अल्टरनेटिव मॉडर्नाइजेशन। अब ये अल्टरनेटिव मॉडर्नाइजेशन क्या है? मतलब हिंदू स्वराज, उनकी पुस्तक देखिए, 75 पेज 75 पेज की पुस्तक। उस पुस्तक को कभी आप पढ़िए। थोड़ा सा हो सकता है शुरू में आप बोर हों, लेकिन अगर आप गहराई से 1-2 बार पढ़ेंगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। उन्होंने 2-3 बातें कही है। उन्होंने यह कही है कि अगर हम ब्रिटिश को भारत से बाहर कर दें, लेकिन ब्रिटिश सभ्यता अगर पश्चिमी सभ्यता हमारे यहाँ बनी रहे तो क्या हम इसको स्वीकार करेंगे? उन्होंने यहाँ तक कहा कि आधुनिक उद्योग, डॉक्टर और वकील ने हमें कंगाल बना दिया। अब यहाँ पर इसको देखो, अगर कोई डॉक्टर के सेंस में अगर इसको कॉमन नाउन के रूप में, प्रॉपर नाउन के रूप में समझना शुरू करेगा तो बहुत गलतफहमी हो जाएगी। इसमें यहाँ पर जो डॉक्टर, वकील और आधुनिक उद्योग है, दैट इज सिंबलाइजिंग वेस्टर्न सिविलाइजेशन। उन्होंने वेस्टर्न सिविलाइजेशन पर चोट की। उन्होंने कहा कि इन सभी ने हमें कंगाल बना दिया और हमें इन सभी चीजों को भूलने में है जो पिछले 50 वर्षों में सीखा था। तो इसी पर लोग कहते हैं कि अरे गांधी जी का विचार तो दकियानुसी है, वो एंटी मॉडर्नाइजेशन है, वो एंटी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, वो इंडस्ट्री को, इंडिया को पीछे चरखा की तरफ ले जाना चाहते हैं। यहाँ बात है चरखा और इंडस्ट्री की नहीं, बात आज़ादी की है। और वो आज़ादी ब्रिटिश को भगाने के बाद भी हमें नहीं मिली। ब्रिटिश को भगाने के बाद सही आज़ादी तब मिलती जब हम पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव से मुक्त होते। आज देखिए आज कितना प्रयास, आप लीगल सिस्टम बदल रहे हैं, हर कुछ बदल रहे हैं। ये डिमांड तो गांधी जी ने बहुत पहले उठाया था और उनको उठाने का तरीका बहुत अलग था। अब हम 15 अगस्त 1947 को रॉबर्ट क्लाइव से तो आज़ाद हुए, लेकिन क्या विलियम बेंटिक से आज़ाद हो सके? नहीं ना। विलियम बेंटिक से आज़ाद होते जब गांधी जी की आज़ादी का अर्थ समझते। आज़ादी का मतलब केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं है। आज़ादी का मतलब है कि हमें आर्थिक स्वतंत्रता भी मिले और सांस्कृतिक स्वतंत्रता भी मिले। सांस्कृतिक स्वतंत्रता का मतलब है कि अगर हमारी सोच पश्चिमी ही रह गई तो फिर स्वतंत्रता का मतलब नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं कहता हूं कि आप एग्री करिए, आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन आप केवल यह सोचिए कि कितनी मौलिक सोच उनकी थी कि वो स्वतंत्रता को एक बड़ा ही व्यापक संदर्भ में देखते। तो वो कहते थे कि देखिए, स्वतंत्रता का मतलब केवल राजनीतिक आजादी नहीं है। ब्रिटिश रहें, हमें तो भी कोई परेशानी नहीं है, हम उनकी सभ्यता से मुक्त हो जाएं। अगर ब्रिटिश हमारी संस्कृति में ढल जाए तो क्या है, वो
और अगर वो चले भी जाए, वो अपनी संस्कृति में हमको ढाल लें, तो फिर हम आजाद कहां होंगे। सिर्फ उनका ये कहना था। तो ये एक आजादी की बृहद परिकल्पना थी, जिसको न तो उस समय कोई समझ सका, और तो और छोड़िए उनके सक्सेसर पंडित जवाहरलाल नेहरू ही नहीं समझ सके, क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्रता आंदोलन तक तो उनको फॉलो करते रहे। जब आजादी मिली तो गांधी जी तो खैर एसेसिनेशन हो गया, उनकी हत्या हो गई, लेकिन उनके विचारों की हत्या तो पहले ही हो चुकी थी, क्योंकि संविधान सभा में उनको नहीं सुना गया। गांधी जी को एक तरह से म्यूजियम की वस्तु तो पहले ही बना दी गई थी। 1947 के बाद गांधी जी की बात ना तो पंडित जवाहरलाल नेहरू समझ पा रहे थे और ना ही वल्लभ भाई पटेल, क्योंकि उनका अब मेथड उन लोगों को उपयोगी नहीं लग रहा था। तो ये खैर चलिए, ये दूसरी बात हुई। अब यहां पर हम ये आपको कहना चाहेंगे कि अब आइए आप राजनीति में। तो राजनीति में उन्होंने पैराडाइम शिफ्टिंग किया। क्यों, कैसे किया? तो पैराडाइम शिफ्टिंग राजनीति में ऐसे किया कि आज भी देखिए, एक कॉमन व्यक्ति को देखिए आप, एक कॉमन बात होती है कि वे क्या, किसी से पूछिए वो क्या कर रहे हैं, तो बोल दें पॉलिटिक्स में है। जैसे बोलते हैं पॉलिटिक्स में, अच्छा पॉलिटिक्स में, ओहो आप समझ, मतलब आपके दिमाग में बैठा हुआ कि पॉलिटिक्स में है तो छल छल झूठ सच की बहुत सारी कहानियां करता होगा, क्योंकि पॉलिटिक्स बिना इसके संभव ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने एक इटालियन थिंकर का नाम सुना होगा, मैकियावेली, जिसने प्रिंस की रचना की। हालांकि हमारे जो अपना देसी जो व्यक्तित्व है और स्कॉलर है चाणक्य, वो तो उससे 2000 वर्ष पहले आया, लेकिन चाणक्य का उद्घाटन बाद में हुआ, 1905 में हुआ। उससे पहले चाणक्य और उसके जो कौटिल्य और उसके अर्थशास्त्र को नहीं जानता था लोग, तो वही उद्घाटित हुआ 1904-05 में। लेकिन वो तो 16वीं सेंचुरी का थिंकर है मैकियावेली, तो मैकियावेली को सभी जानते थे। तो मैकियावेली को राजनीतिक यथार्थवाद का जनक कहा जाता है। ही वॉज द फादर ऑफ पॉलिटिकल रियलिज्म। तो जो पॉलिटिक्स के जो मानदंड है वो मैकियावेली और प्रिंस ने स्थापित किया, और उसने साफ कहा कि किसी भी शासक को अपनी प्रजा की वफादारी की उम्मीद नहीं करनी चाहिए, और उसने विश्वास पर किया एंड जस्टिफाई द मीन्स, मतलब अगर साध्य पवित्र है तो कोई भी साधन को अपनाइए, गलत नहीं है, अपवित्र नहीं है। और पॉलिटिक्स, अवसरवाद पर आधारित पॉलिटिक्स, यह मानदंड मैकियावेली ने स्थापित किया। तो जब भी धर्म और नैतिकता की बात होती थी तो बात ऐसे समझी जाती थी कि धर्म और नैतिकता एक प्राइवेट डोमेन है। प्राइवेट डोमेन की चीज है। घर में बैठ के आप स्पिरिचुअलिटी करिए, लेकिन पॉलिटिक्स में आप आइए तो आपको अनैतिकता करनी ही पड़ेगी, नहीं तो पॉलिटिक्स में आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, फिर आपको पॉलिटिशियन नहीं बनना चाहिए। एक सामान्य मानदंड था। गांधी जी आए, वो एक नैतिक और धर्मनिष्ठ व्यक्तित्व थे, और उन पर दुनिया के कुछ चिंतकों का प्रभाव था। अब दुनिया के जो उन चिंतकों का प्रभाव था, उन चिंतकों में मैं 3 चिंतक से आपको परिचय कराना चाहूंगा। एक रूसी चिंतक थे लियो टॉल्स्टॉय, और 2 अमेरिकन चिंतक कह लीजिए, हालांकि एक और अमेरिकन चिंतक था, लेकिन मैं इन्हीं 2 का नाम लेना चाहूंगा। एक थे डेविड थोरो और दूसरा थे जॉन रस्किन। तो इनके विचारों का गहरा प्रभाव गांधी जी के व्यक्तित्व पर पड़ा। गांधी जी इनसे बहुत प्रभावित हुए, क्योंकि उन्होंने सिविल डिसोबीडियंस की बात भी की थी। उन्होंने अनटू द लास्ट में जॉन रस्किन ने कैसे जिसको गांधी जी का सर्वोदय का विचार दिया, तो एक नैतिक जीवन जीने की बात की थी कि एक व्यक्ति को अंदर और बाहर कैसे एक होना चाहिए मोटे तौर पर। मतलब वो तीनों व्यक्तित्व थे जो गहरे आध्यात्मिकता से प्रभावित थे और अपने चरित्र को आध्यात्मिकता में ढालना चाहते थे। ओके, ये वहां तक तो ठीक है, लेकिन वो सब तो अपने कमरे में बैठ बैठ के स्पिरिचुअलिटी कर रहे थे। उसमें पॉलिटिक्स में कौन आए? कोई नहीं। गांधी जी ने उनके विचारों को राजनीति में उतारना चाहा, तो गांधी जी ने अब पॉलिटिक्स का पैरामीटर बदल दिया। पॉलिटिक्स का पैरामीटर ऐसे बदल दिया कि इससे पहले माना जाता था राजनीति मतलब अवसरवाद। गांधी जी ने कहा कि नहीं, धर्म और नैतिकता पर आधारित राजनीति ही सच्ची राजनीति है। इसलिए पॉलिटिक्स शुड बी बेस्ड ऑन वैल्यूज
एंड धर्म का मतलब यहां पर नहीं है, मतलब ईश्वरीय, मतलब एहसास पर होना चाहिए। वो धर्म का मतलब कोई धार्मिक आडंबर या कर्म कांड नहीं है। तो अब क्या है कि एक अलग तरह की राजनीति चली जब उन्होंने उठा लिया सत्याग्रह, सत्य के प्रति आग्रह, सत्य के प्रति लालसा। और वह सत्याग्रह अहिंसा पर आधारित है कि हम सोल फोर्स से लड़ेंगे। हम अत्याचारी को अपने ऊपर, हम अत्याचारी से घृणा नहीं करेंगे, लेकिन उसके अन्याय को बर्दाश्त भी नहीं करेंगे। और ये सत्याग्रह की पद्धति, मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, खासकर मैं युवा पीढ़ी को कहूंगा कि रिचर्ड एटनबरो की जो मूवी है गांधी, वो मुझे लगता है कि देखिए वो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट रहा है। और उसमें डायरेक्टर और एक्टर वेन किंग्सले, इन्होंने गांधी जी के रोल के साथ और पूरी मूवी में आप देखेंगे तो उस पूरी अभिनय के साथ काफी न्याय किया है। और ये मूवी बहुत हद तक ऐतिहासिक बनाने की कोशिश की गई है। अब तो समझ सकते हो मूवी है तो थोड़ा बहुत इधर हो सकता है, लेकिन टू अ ग्रेटर एक्सटेंट इट इज हिस्टोरिकल इन नेचर, यू नो। तो आप उस मूवी को अगर देखेंगे, मैं अपने युवा पीढ़ी को यह भी रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर नहीं देखा है तो एक बार उस मूवी को देखिए। आपको बहुत कुछ समझने का गांधी जी के बारे में और नेशनल मूवमेंट के बारे में भी समझने का मौका मिलेगा। हालांकि गांधी जी सेंट्रिक नेशनल मूवमेंट ही आप समझ पाएंगे, अल्टरनेटिव व्यू नहीं जान पाएंगे, लेकिन कम से कम गांधी जी को आप समझ पाएंगे। तो वहां पर आप देखेंगे कि जैसे साउथ अफ्रीका में ही थे तो सत्याग्रह का प्रयोग में वो डेवलप कर लिए। 2-4 पर्चे आग में डाले, पुलिस ने लाठी से बेरहमी से पीटा, फिर भी पर्चे डाले, फिर भी पीटा, फिर भी पर्चे डाले, बेहोश हो गए, सब अनकॉन्शियस हो गए। लेकिन पर्चे जब तक होश रहा तब तक डालते रहे। तो आप अत्याचारी के प्रति घृणा का भाव मत रखिए, लेकिन अत्याचार को बिल्कुल सहन मत करिए। आप अत्याचार का प्रतिकार करिए, आत्मिक शक्ति के माध्यम से करिए। ये कितने साहस की बात है। कोई हमें डंडा मारता है, हम प्रतिकार नहीं करते, हम घृणा भी नहीं करते, हम अपना बचाव भी नहीं करते। दूसरा डंडा मारता है, फिर भी हम उसका हम अन्याय का विरोध करते हैं, लेकिन उससे घृणा नहीं करते हैं। तीसरा डंडा मारता है, फिर भी नहीं करते हैं। अगर हमारे मन में यह बात आ गई कि यार अगर ये डंडा मारता रहे, मैं मर जाऊं, ये ना सुधरे तो क्या होगा, तो फिर हम सत्याग्रही नहीं। इसका मतलब है कि वो हमारा कैलकुलेशन है और अपॉर्चुनिस्ट स्टेप है कि उसके मन को हम पसीजने के लिए विवश करें। लेकिन हमारे मन में हमें ये सोचना पड़ेगा कि इसका चाहे जो भी परिणाम हो, प्रतिकार, हम अन्याय का हम विरोध करेंगे, चाहे वो जितना भी डंडा मारता रहे। हो सकता है मुझे शरीर त्यागना पड़े, और मेरे शरीर त्यागने के बाद तब जाके उसको एहसास हो कि उसने हमारे प्रति अन्याय किया है, तो भी मैं सफल रहूंगा, क्योंकि एक आदमी का हृदय तो मैं बदल दिया। अब ये फीलिंग आने के लिए कितनी सहन शक्ति चाहिए। तभी तो गांधी जी ने कहा कि अगर हमें हिंसा और कायरता दोनों में एक चुनना पड़े तो मैं हिंसा को चुनना पसंद करूंगा, क्योंकि जो कायर है उसके लिए तो सत्याग्रह है ही नहीं। ये तो बहुत साहसी व्यक्ति के लिए। और यह तो दकियानुसी विचार इसलिए लगेगा कि हम लोग एक तमाचे और एक बात हम लोगों को इतनी लग जाती है कि हम लोग उसके लिए इतना गुस्सा में आ जाते हैं। और ये इतना सहन कौन करेगा। लोग कहेंगे कि भाई ये तो, बल्कि उस समय भी इस बात के विरुद्ध आवाज उठ रही थी। जैसे मैं आपको बताऊं कि किसी ने कहा था कि गांधी जी का जो मेथड है वो हिटलर और मुसोलिनी जैसे तानाशाहों पर नहीं चल सकता। तो गांधी जी ने कहा कि चाहे कोई भी, और इधर नेल्सन मंडेला ने भी ये बात कही थी कि साउथ अफ्रीका की सरकार पर ये लागू नहीं हो जाती, वो बहुत अन्यायपूर्ण है। तो गांधी जी ने कहा चाहे कोई भी धातु कितना भी कठोर क्यों ना हो, उसे एक खास तापमान पर पिघलना ही पड़ता है। ये साधारण सी बात नहीं। तो ये मैं इस बिंदु पर लाना चाहूंगा। अब चलिए, ये तो हुआ गांधी जी के व्यक्तिगत जीवन की चीज। नॉर्मली क्या होता है कि स्पिरिचुअल होता है, स्पिरिचुअलिज्म होता है, जो
आध्यात्मिकता होती है वो व्यक्तिगत अनुभव की चीज होती है, चाहे वो कबीर दास का हो, नानक का हो, चाहे वो लियो टॉल्स्टॉय का हो, जॉन रस्किन का हो। कोई आध्यात्मिकता किसी के साथ बांट नहीं पाता। हाँ, विचार बांट सकते हैं, आध्यात्मिकता का अनुभव आपसे हम शब्दों में बांटने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन जब बात ईश्वर से मिलन की होगी तो आपका हाथ पकड़ के हम ईश्वर के पास आपको नहीं ले जा सकते, वो आपको अपने प्रयास से ही जाना होगा। सो स्पिरिचुअलिटी इज एन अनशेयर्ड एक्सपीरियंस। जो स्पिरिचुअलिटी होती है, आध्यात्मिकता होती है, वो अनशेयर्ड होती है, उसको कोई शेयर नहीं कर सकता। लेकिन गांधी जी ने उस आध्यात्मिकता को राजनीति में उतार दिया। सत्याग्रह और अहिंसा लोगों को कहा कि आप अन्याय का प्रतिकार करिए, लेकिन आप उसके प्रति घृणा का भाव मत लाइए। लोग उस आध्यात्मिक ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन कम से कम एज ए पॉलिटिकल एक्सपीडियंसी जब वो निहत्थी होकर ब्रिटिश के हुकूमत का जब विरोध करने लगे तो ब्रिटिश अवाक रह गए। क्योंकि इसकी वजह यह थी कि देखिए, अब तक जितनी भी, केवल ब्रिटिश की ही नहीं, फ्रेंच हो, डच हो, जितना भी वेस्टर्न जितनी भी गवर्नमेंट्स थी, वह वेस्टर्न गवर्नमेंट्स की जितनी भी रिप्रेसिव मशीनरी थी, दमन के जितने भी हथियार थे या उनके पास जितनी भी ताकत थी, वो ऐसे आंदोलन के लिए थी जो हिंसक थी, जो विरोध पर आधारित थी, जो उग्र प्रदर्शन पर आधारित थी। चाहे वो उग्र प्रदर्शन हो रहा हो या हिंसा का सहारा लिया जा रहा हो या विरोध पर आधारित हो। तो लेकिन गांधी जी एक ऐसा हथियार लेकर आए थे जिसका जवाब ब्रिटिश या किसी वेस्टर्नर्स के पास नहीं था, कि भाई आप चलाइए, आप मारिए, मैं प्रस्तुत हूं, मैं कोई प्रतिकार नहीं कर। और जनता को खड़ा कर दिया, लाखों लाख जनता को, नमक सत्याग्रह, लाखों जनता सड़क पर आ गई और वो हाथ में हथियार लेकर नहीं आई, और इस साहस के साथ आई कि आप डंडे भी चलाएंगे तो हम सहन करेंगे। और कॉमन पीपल में ऊर्जा आ गई। मतलब जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का आप सीन देखेंगे, आप मूवी में भी देखिए, कम से कम अब पुस्तक में पढ़ने पर तो वह विजुअलाइजेशन नहीं होगा, आप मूवी में देखिए कि धरसना तट है, वहां पर इस तरह से सत्याग्रही खड़े हैं और एकदम निर्भीक होकर, पुलिस एक बहुत बड़ी संख्या में खड़ी है, नेता है, उधर कांग्रेस का शिविर है और उस कांग्रेस के शिविर में उन्होंने जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो टोपी, कांग्रेस टोपी पहन रखी है, अपनी एक तरह से वर्दी पहन रखी है और शिविर लगाया हुआ है। और इधर उपकरण लेकर नमक बनाने के लिए एक जत्था 10 का खड़ा है, उसको इधर नेता है ऐसे इशारा करते हैं, वो जत्था समुद्र तट की तरफ बढ़ता है, पुलिस आती है और लाठियां चलाती है बेरहमी से, कोई एक बार हाथ तक नहीं उठाता है अपने आप को बचाव के लिए, और सब छटपटा के गिर जाते हैं, उनको उठा के शिविर में ले जाते हैं वो, मतलब, और जो कांग्रेस कार्यकर्ता है उनका ट्रीटमेंट उधर होने लगता है। तब तक उधर दूसरा जत्था पहले से ही तैयार है, वो एक जत्था को रिप्लेस करने के लिए तैयार है, वो दूसरा जत्था आ जाता है और दूसरा जत्था उस भीड़ में लग जाता है, वो कोशिश करने लगता है। तो फिर उस पर पुलिस उसी तरह से बेरहमी से लाठियां चलाती है। ये सिलसिला चलती जा रही है, कोई हाथ उठा के बचाव नहीं कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, पुलिस के सामने कोई भय नहीं है, पूरा सरकार की जो मशीनरी है वो व्यर्थ हो गई है। और जब अमेरिकन पत्रकार मिलर ने इसका फोटोग्राफ लेकर जब यूरोप और अमेरिका के पत्रों में प्रकाशित किया तो ब्रिटिश की तो भद पिट गई। और जब ऊपर से जब ब्रिटेन से ब्रिटिश सरकार का जब प्रेशर लॉर्ड इरविन पर आता है कि इरविन कुछ करो, इट इज गोइंग टू टार्निश द ब्रिटिश इमेज, तो इरविन के पास कोई जवाब नहीं है, सिर्फ यही कहता है कि आई विल डू एट माई बेस्ट। अब ब्रिटिश के साथ मुश्किल है कि अगर हमारे नमक कानून का उल्लंघन हो जाता है तो भारत में हमारी सत्ता समाप्त हो जाएगी, और अगर हम कदम उठाते हैं दमन के लिए तो हमारी छवि खराब हो जाएगी, क्योंकि हम एक निहत्थी जनता पर लाठी बरसा रहे हैं। कोई जवाब नहीं था ब्रिटिश के पास इनके इस हथियार का। तो मतलब यह है कि पॉलिटिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल था, और पॉलिटिक्स में इसका मैंने इतना बड़ा रोल था कि ये कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जनता को जागृत कर दिया। अगर हम दूसरे तरीके से जनता को जागृत करते तो हिंसा बहुत ज्यादा होती, हत्या बहुत ज्यादा होती। हम एक उग्र भीड़ लेकर जाते, भीड़ पत्थर चलाती, पुलिस गोलियां चलाती, बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो जाती।
लेकिन कम से कम कैजुअलिटीज में उन्होंने मूवमेंट को आगे बढ़ाया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गांधी जी के कारण आजादी मिली, आप गलत मत समझना। हम ये सिर्फ कहना चाह रहे हैं कि आजादी हम संघर्ष से भी ले लेते, आजादी हम ब्रिटिश के साथ आर्म रेवेलियन करके भी ले लेते, क्रांतिकारी भी चारों तरफ से लगे हुए थे वो भी ले लेते। सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज लेकर आ रहे थे, हो सकता था वो सफल हो जाते, अगर जापानी सफल हो जाते तो वह भी ले लेते। लेकिन जनता वैसी आंदोलित नहीं होती जो गांधी जी ने किया। और भारत में जो उनको राष्ट्रपिता कहा जाता है, लेकिन मैं तो उनको राष्ट्र निर्माता कहता हूं। क्यों? जब 1915 में आए तो देखिए कि अरे कांग्रेस के पंडाल में सूट नेक टाई पहने हुए मुट्ठी भर नेता राजनीति कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट हैविंग द टच विद द कॉमन पीपल। और गांधी जी को साउथ अफ्रीका में एक्सपीरियंस हो चुका था कि अगर अत्याचारी से लड़ना है तो जनता को एकजुट होना होगा। जब तक जनता एकजुट नहीं होगी हम अत्याचारी को नहीं उखाड़ पाएंगे। तो गांधी जी कांग्रेस के पंडाल में जब उन विचित्र चीज को देखा कि भाई ये बड़े बड़े दिग्गज नेता सूट और नेकटाई पहने हुए, वेल ड्रेस्ड होकर, वेल एजुकेटेड पर्सन्स बैठे हुए हैं और उनके कॉमन पीपल के साथ उनकी कोई कनेक्टिविटी ही नहीं। तो उसी समय 1915 में मदन मोहन मालवीय जब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का उद्घाटन कर रहे थे तो गांधी जी को उन्होंने इनवाइट किया था और गांधी जी गए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो उसके इनॉग्रेशन में गए तो उसी समय गांधी जी ने यह अपनी प्रसिद्ध मतलब सुझाव उन्होंने दिया कि अगर जब तक हम भारत के लाखों देहातों को, गांवों को उन्होंने कहा, हम जब तक कांग्रेस के आंदोलन से नहीं जोड़ देते तब तक हमारा यह आंदोलन सफल नहीं हो सकता। और उसके बाद गांव गांव जाके, जैसे गांव को उन्होंने कैसे जोड़ा तो कहते हैं रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम। रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम मतलब उसको बोलते हैं विलेज कंस्ट्रक्टिव वॉक। विलेज कंस्ट्रक्टिव वॉक में क्या होता था? कुछ नहीं, गांव में जाइए, कांग्रेस के कार्यकर्ता जाते थे, गांव के सड़कों की सफाई, सुबह सुबह प्रभात फेरी, चरखा को लोकप्रिय बनाना, ग्राम पंचायत की स्थापना, छुआछूत को कम करने या समाप्त करने की कोशिश, ये सब होती थी। और लोगों को लगता कि अरे ये क्या है भाई, ये तो कुछ नहीं है, इसका तो कोई इफेक्ट होना नहीं है, इससे क्या होना जाना है, गांव में प्रभात फेरी कर रहे हैं, सड़कों की सफाई कर रहे हैं। लेकिन इसका मनोवैज्ञानिक प्रभाव बहुत गहरा था। लाखों गांवों को उन्होंने जोड़ दिया राष्ट्रीय आंदोलन से। बहुत सारे सबाल्टर्न हिस्टोरियंस से हिस्ट्री में जिन्होंने रिसर्च किया है, हार्डीमैन ने गुजरात में रिसर्च किया है, हितेंद्र सान्याल ने बंगाल में रिसर्च किया है, ज्ञानेंद्र पांडे ने संयुक्त प्रांत में यानी यूपी में रिसर्च किया है। और रिसर्च करके उन्होंने ये दिखाया है कि कैसे गांधी के रचनात्मक ग्रामीण कार्यक्रम ने राष्ट्रीय आंदोलन को यहां से वहां जोड़ दिया। तो भारतीय जनता को आंदोलित किया, भारतीय जनता को ट्रेन किया। राष्ट्र कब बनता है? राष्ट्र नेताओं से या मुट्ठी भर लोगों से नहीं बनता। ठीक है, आप ऊपर सरकार बदल देते, लेकिन जनता, आर्म रेवेलियन, जिस जिस देश ने भी आर्म रेवेलियन किया, जैसे चाइना, ठीक है, माओ सेतुंग को लोग बहुत सफल मानते हैं। उसने संघर्ष करके 10 लाख सैनिक, उधर चियांग काई शेक के 40 लाख सैनिक, हमें लगता है कि चीन में उसमें 40-50 लाख लोग मारे गए होंगे। और तब जाकर चीन 1949 में गणतंत्र बना। ठीक है, चीन के किसानों को उसने हथियार पकड़वाए माओ सेतुंग ने, लेकिन क्या हुआ? चीन आजाद हुआ, चीनी आजाद नहीं हो सके, आज तक वो गुलाम है। क्योंकि हथियारों से ली गई आजादी थी, तो हथियारों के साथ ही समाप्त हुई। नंबर 1। नंबर 2 कि आप राष्ट्र बनती जो है जनता से, जनता में जब एक होने की चेतना आती है तो राष्ट्र बनता है। कहोगे इसमें बहुत सारे और थे। अब कांग्रेस समाजवादी दल तो खैर समाजवादी ही थे, कम्युनिस्ट पार्टी, तो कम्युनिस्ट पार्टी का तो हमेशा ड्यूबियस रोल रहा। वो बाहर मतलब उनका इंडिया सेंट्रिक पॉलिसी नहीं रही, तो उस मोर्चे पर वो सफल नहीं हो पाए। उसके बाद कुछ हिंदूवादी संगठन थे, उनका भी जनता से जोड़ने का वैसा कोई प्रयास नहीं हो सका। तो कौन जनता? क्रांतिकारी थे, वो जनता के बीच आ नहीं सकते थे, वो गुप्त संगठन के रूप में काम करते थे। अगर जनता के बीच जब आते तो पकड़े जाते। जैसे भगत सिंह थे, वो बहुत ही एक महान व्यक्तित्व थे और उनके समक्ष एक जन क्रांति का एक रूपरेखा थी, लेकिन वो जनता में आते तो कैसे आते? एक बार तो देखिए कि बटुकेश्वर दत्त के साथ वो जनता को जगाने के लिए जब आए थे और असेंबली में बम फेंका तो अंत में लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस उन पर चलाकर और मृत्यु दंड दे दिया गया।
तो हु वॉज गोइंग टू, और जो कांग्रेस थी वो कांग्रेस गांधी जी से पहले समझ ही नहीं पा रही थी कि जनता के बीच कैसे जाया जाए। और जब गांधी जी ने अपना आंदोलन चलाया था, हमें याद है कि चंपारण सत्याग्रह में, अब देखोगे बिपिन चंद्र ने एक बहुत अच्छी बात लिखी, लेकिन हमने आपको कहा था कि मैं बुकिस नहीं बताऊंगा, बस एक दो रेफरेंस मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने अनुभव की बात ही बता रहा हूं। जब गांधी जी यहां से जब चंपारण गए थे, कि वो चंपारण सत्याग्रह के समय की बात बता रहा हूं, किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए, तो जिला कलेक्टर था जिस समय वो ट्रेन से उतरे प्लेटफॉर्म पर, तो हजारों किसान गांधी जी का नारा लगाते पहुंच गए। तो जिला कलेक्टर को लगा कि तो बलवा हो जाएगा। जिला कलेक्टर ने कहा गांधी जी को कि आप अविलंब चंपारण खाली कर दीजिए। उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मुस्कुराते हुए मैं नहीं जाऊंगा। मन इस सत्याग्रह था, मतलब आप हमको उठा के कहीं रख दो, मार दो, पीटो, मैं नहीं जाऊंगा। मतलब ये बोला नहीं, उन्होंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, मुस्कुराते हुए। उस समय होम रूल मूवमेंट चल रहा था, तिलक और एनी बेसेंट जैसे नेता सक्रिय थे। तो उन्होंने भी आश्चर्य प्रकट किया, मैं नहीं जाऊंगा, मतलब कैसे नहीं जाएंगे? क्योंकि उस समय का फैशन पॉलिटिक्स का यह था कि अगर अथॉरिटी का आदेश आया तो भले ही आप ब्रिटिश मुर्दाबाद, ये तानाशाही नहीं चलेगी, आप चाहे जो भी नाराबाजी करिए, लेकिन आपको नारेबाजी करते हुए भी वहां निकल जाना है। यू हैव नॉट टू स्टे देयर। ये फैशन था। और गांधी जी ने कुछ नहीं कहा, कोई भला बुरा नहीं कहा, कोई नारेबाजी नहीं की, मुस्कुराते हुए कहा मैं नहीं जाऊंगा, और सत्याग्रह पर बैठ गए। अब जब यह सूचना मिली गवर्नर को, तो गवर्नर घबरा गया और जिला कलेक्टर को दबाव डाला कि अरे वो साउथ अफ्रीका का हीरो है, किससे पंगा मोल ले रहे हो, जल्दी डील करो और इस मामले को रफा दफा करो। और तब जाकर चंपारण सत्याग्रह में कमेटी बनी, 3 कठिया का अंत हुआ और वहां पर उनको सफलता मिली। तो ये मैं आपको बताना चाहता कि इस तरह का पॉलिटिक्स केवल पॉलिटिक्स नहीं था, ये इंडिया में जनता, मतलब गांव गांव को जगा दिया, राष्ट्र बना दिया। एक बात बताइए, सुभाष चंद्र बोस और गांधी जी में मतभेद था, आप जानते हैं। सुभाष चंद्र बोस जब वहां पर टोक्यो रेडियो से जब प्रसारण किया, आजाद हिंद फौज जब उनकी चलने वाली थी, कूच करने वाली थी, तो सुभाष चंद्र बोस ने वहां से गांधी जी को संबोधित करते हुए कहा कि फादर ऑफ द नेशन, आवर लास्ट conflict struggle for freedom has started now, and just I am seeking blessing from you in this struggle. स्वतंत्रता के लिए हमारा अंतिम संघर्ष आरंभ हो गया है और इस संघर्ष में हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। अब बताइए कि वो आशीर्वाद क्यों मांग रहे, क्या वजह हो सकती है? तो इसकी एक वजह बताई जाती है कि इस बात को सुभाष चंद्र बोस जान रहे थे कि मुट्ठी भर सोल्जर्स लेकर हम पूरे इंडिया को पेनिट्रेट नहीं कर सकते। उनको उम्मीद यह थी कि जिस समय आजाद हिंद फौज की सेना इंडिया के बॉर्डर पर पहुंचेगी, उसी समय जनता खड़ी हो जाएगी, और भारतीय जनता अगर खड़ी हो जाएगी और एक बार कश्मीर से कन्याकुमारी तक आंदोलन छिड़ जाएगा, तो सैनिक का दबाव और जन दबाव दोनों को के प्रेशर से ब्रिटिश को भागना होगा। लेकिन वह यह भी जानते थे कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक जनता तभी खड़ी होगी जब गांधी जी का हाथ हमारे सिर पर होगा, क्योंकि जनता को गांधी जी पर विश्वास था। अब एक बात बताइए, कहते हैं भारत छोड़ो मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट में कहा जाता है कि भाई इसमें लोगों ने अपनी पहल पर मूवमेंट चलाया, अपनी पहल पर, कि इसमें गांधी जी का क्या उनका कोई रोल नहीं था, कोई रोल नहीं था। पूरे कांग्रेस में नेहरू से लेकर सारे नेता पीछे हट रहे थे। सभी इस बात से डर रहे थे कि अभी अगर ब्रिटिश के विरुद्ध कोई भी मूवमेंट चलाया जाएगा तो वह मूवमेंट बहुत ही इंडियंस के लिए खतरनाक सिद्ध होगा, क्योंकि ब्रिटिश उसको टॉलरेट नहीं करेंगे और ब्रिटिश हर मशीनरी का प्रयोग करके दमन के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे जालियानवाला बाग मैसेकर्स हो जाए इंडिया में। लेकिन गांधी जी को डर यह सता रहा था कि जापानी बढ़ रहे हैं,
और ब्रिटिश या वेस्टर्न पावर्स को हटाने के लिए जापानी पूरे साउथ ईस्ट एशिया को उन्होंने एक तरह से कंट्रोल कर लिया था। फिलीपींस से अमेरिकन को भगाया था, मलाया सिंगापुर से ब्रिटिश को भगाया था, और ब्रिटिश मलाया सिंगापुर से भाग खड़े हुए, जनता को छोड़ दिया उनकी कृपा पर। इधर वियतनाम से फ्रेंच को भगाया, इंडोनेशिया से डच को भगाया। तो उनको लगा कि ब्रिटिश के कारण जापानी यहां भी आ जाएंगे, और अगर ब्रिटिश के कारण आ गए तो हम फिर कहीं के नहीं रहेंगे। तो यह एक कहीं ना कहीं गांधी जी के दिमाग में यह बात थी, इसलिए गांधी जी करो या मरो चाहते थे अंग्रेजों भारत छोड़ो। खैर, कहते हैं गांधी जी का इंपैक्ट नहीं था, लोगों ने अपनी पहल पर की। अब बताइए, 8 अगस्त को क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव पारित हुआ और 9 अगस्त से पूरे देश में आग लग गई, एक आवाज पर आग लग गई। कितना बड़ा पॉलिटिकल इंपैक्ट था। तो एक स्पिरिचुअल लीडर, धर्मनिष्ठ व्यक्ति पूरी देश की जनता का विश्वास जीतता है, क्या बात है। ये हुआ आपका राष्ट्र निर्माता। ही वॉज अ नेशन बिल्डर। आप ऊपर से तख्ता को पलट देते, सरकार को पलट देते, लेकिन जनता को राष्ट्र नहीं बना सकते थे अगर नीचे से मूवमेंट नहीं आता। हम ये नहीं कहते आजादी कोई भी हो सकता हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के कारण ब्रिटिश घबरा कर भागे। स्वयं प्राइम मिनिस्टर एटली ने कहा कि चूंकि नौसैनिक विद्रोह हुआ, आजाद हिंद फौज के मुकदमे की बात हुई, तो हमको अपनी आर्मी पर से भरोसा उठ गया, हमने इंडिया को खाली करने का निर्णय लिया। लेकिन मैं स्टूडेंट्स, जरा आप एक चीज बताइए, यह सब कुछ होता लेकिन जनता में जागृति कैसे आती। इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट है वो केस स्टडी है दुनिया का। स्वतंत्रता तो बहुत सारे देशों को मिली, टेक्निकली पाकिस्तान भी स्वतंत्र हुआ, श्रीलंका भी भारतीय उपमहाद्वीप में, बर्मा भी स्वतंत्र हुआ, भारतीय उपमहाद्वीप साउथ ईस्ट एशियन कंट्री स्वतंत्र हुए, अफ्रीकन कंट्री स्वतंत्र हुए। लेकिन इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट है केस स्टडी है दुनिया के लिए। इंडिया की स्वतंत्रता ने दुनिया को आजादी के लिए प्रेरित किया, बाकी एशियो अफ्रीकन देशों को प्रेरणा प्रदान किया आजाद होने की, और एक नया हथियार दिया उनको आजादी का, जिसका कई देशों में इस्तेमाल हुआ। बल्कि इसको तो सुनील खिलनानी ने थर्ड डेमोक्रेटिक रेवोल्यूशन कहा है, अमेरिकन रेवोल्यूशन और फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। तो ये रहे गांधी जी के राष्ट्र निर्माता की भूमिका। अब मैं एक दूसरी भूमिका पर विचार करना चाहूंगा। जब स्वतंत्रता के बाद हम राष्ट्र निर्माण के लिए चले, नेशन बिल्डिंग के लिए, उस समय भी हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज था। क्योंकि देखो, जो नेशन का मॉडल था, वह मॉडल वेस्ट में डेवलप हुआ था। जैसे पश्चिमी देश थे, उन्होंने राष्ट्र का मॉडल डेवलप किया था। वो राष्ट्र था एक निश्चित भौगोलिक आकार वाला, डेफिनिट पॉलिटिकल बाउंड्री, एक केंद्रीकृत सरकार और एक प्रकार की सांस्कृतिक और भाषाई एकरूपता, एक भाषा एक राष्ट्र, यानी कल्चरल एंड लिंग्विस्टिक यूनिफॉर्मिटी। अब मैं इस बात का जवाब देना चाहूंगा कि जैसे गांधी जी पर चार्ज एक्चुअली होता क्या है कि उन्होंने खिलाफत का ही मूवमेंट चलाया। तो अगर प्रथम दृष्टया अगर हम देखते हैं तो ये अवश्य है कि खिलाफत के मूवमेंट का जो पॉलिटिकल रिपरकशन था, जो उसका राजनीतिक प्रभाव था, वो अच्छा नहीं रहा, क्योंकि इसने कहीं ना कहीं धर्मनिरपेक्ष तत्वों को कमजोर किया और धार्मिक कठमूल्यपन को बढ़ावा दिया और राजनीति में धर्म का औचित्य सिद्ध कर दिया, मतलब कि रेलिवेंस ऑफ रिलीजन इन पॉलिटिक्स। तो मैं इस बात को मानता हूं। लेकिन गांधी जी की सोच देखिए, एक बार यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा था कि क्या खिलाफत के मुद्दे पर असहयोग आंदोलन चलाया जाना गांधी जी की धर्मनिरपेक्ष साख पर बट्टा लगाता है? इज इट पुटिंग अ क्वेश्चन मार्क टू द सेकुलर क्रेडिबिलिटी ऑफ गांधी? तो अब ये समझ सकते हो कि गांधी जी के मन में क्या चल रहा था, वो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगा। एक्चुअली गांधी जी से पहले एक नेता थे, उग्रवादी नेता, उनका नाम था बिपिन चंद्र पाल। उन्होंने एक टर्म दिया था, उस टर्म का नाम है कंपोजिट नेशनलिज्म।
कंपोजिट नेशनलिज्म टर्म का मतलब हुआ, वो कंपोजिट पैट्रियोटिज्म टर्म का नाम दिया था। इसी को गांधी ने डेवलप किया था, कंपोजिट नेशनलिज्म। कंपोजिट नेशनलिज्म हिंदी में इसको कहते हैं या गुजराती में कहते हैं अधिकार भेद। इसके पीछे मतलब यह होता है कि हमारी जो जाति, धर्म और क्षेत्रीय पहचान है वो बनी रहे। किसी की धार्मिक पहचान में कोई मतलब नहीं है। आपकी धार्मिक पहचान को हम मानते हैं, हमारी धार्मिक पहचान को आप मानिए। आपकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है, कास्ट आइडेंटिटी है, दैट शुड एग्जिस्ट। देयर शुड नॉट बी एनी कंट्रावेंशन, एनी सॉर्ट ऑफ इंटरफेरेंस इनटू इट। लेकिन हम राष्ट्रीय मुद्दों पर एक रहेंगे। हम जो महत्वपूर्ण नेशनल इश्यूज है उस पर हम एक राष्ट्र के हैं और हम राष्ट्रीय मुद्दों पर एक हैं। वी आर द नेशन, बट आवर कल्चरल एंड सोशल कास्ट डिविजन्स वुड रिमेन एंड दैट शुड बी एक्सेप्टेबल बाय ईच अदर। तो ये जो धारणा है, इसी धारणा के तहत उन्होंने यह किया था कि चलो है, मुसलमानों की अपनी धार्मिक पहचान है, उनको हम सम्मान करें और हम पॉलिटिक्स में एक नेशनल इश्यूज से आपस में जुड़े। तो इसके पीछे फिलॉसफी तो ये थी, हाँ, लेकिन इसका तात्कालिक राजनीतिक परिणाम अच्छा नहीं हुआ। लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारी सोच ऊंची होती है, लेकिन उसका जो क्रियान्वयन पक्ष है वह उसका कई बार नकारात्मक आ जाता है और हमारे हाथों से निकल जाता है। वही केस गांधी जी के साथ हुई। दूसरी बात है कि जो पृथक निर्वाचन मुसलमानों को मिला, भारत में जो मुस्लिम्स को पृथक निर्वाचन मिला, गांधी जी ने इसकी आलोचना नहीं की, बल्कि बाद में उसको उन्होंने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन यह काम गांधी जी की उसमें रोल नहीं था, क्योंकि गांधी जी उसमें इंडियन पॉलिटिक्स में एक्टिव नहीं थे। 1916 में सेपरेट इलेक्टोरेट तो भारत में मुस्लिमों को 1909 में ही ब्रिटिश ने दिया। लेकिन 1916 में जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जब लखनऊ पैक्ट हुआ, तो उस लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने मंजूरी दी। और जब लखनऊ पैक्ट में कांग्रेस ने मंजूरी दी, वहां पर गांधी जी कहीं नहीं थे। वो उसमें रोल था तिलक का और मोहम्मद अली जिन्ना मुस्लिम लीग की तरफ से, और दोनों का ज्वाइंट सेशन हुआ था। तो उसमें तिलक लीडिंग थे, गांधी जी लीडिंग नहीं थे। तो लेकिन हाँ, खिलाफत वाले मुद्दे में गांधी जी एक्टिव थे, उन्होंने खिलाफत के मुद्दों को उठाया था। लेकिन चलिए, अब खिलाफत वाले मुद्दे से मुझे एक दूसरा मुद्दा याद आया, उसको मैं ध्यान कर दूं और मैं आपको बता दूं कि जब हम लोग स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र बनाने वाले थे, तो हम लोगों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती पश्चिमी देश हैं, जो यूरोपियन कंट्रीज है, उन्होंने डाल दी। हुआ क्या कि आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको एक पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस मिलेगा, पेरिस शांति सम्मेलन। तो पेरिस शांति सम्मेलन में क्या हुआ कि उधर से अमेरिकन प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन आया, इधर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉयड जॉर्ज थे और फ्रेंच प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंसो। तो उन सभी ने मिलकर जो पहले हैब्सबर्ग साम्राज्य था, एक ऑस्ट्रियाई साम्राज्य था, उसको तोड़ दिया और उसकी जगह भाषा एवं नस्ल के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज एज वेल एज रेसेस, तो रेशियल एंड लिंग्विस्टिक बेसिस पर नए नए राष्ट्रों का निर्माण कर दिया। तो पेरिस शांति सम्मेलन डरने वाली चीज थी, पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस, क्योंकि पूरी दुनिया में दो सिग्नल उसने दिया। एक सिग्नल यह दिया कि जितने भी रेशियल और लिंग्विस्टिक ग्रुप हैं वो एक अलग राष्ट्र है, और दूसरा सिग्नल उसने यह दिया कि कोई राष्ट्र तभी बनता है जब उसको अंतर्राष्ट्रीय मंजूरी मिलती है। और ये दोनों चीजें इंडिया के लिए घातक थी जब इंडिया को राष्ट्र बनना था। और इंडिया जान रहा था आज न कल हमें स्वतंत्रता मिलेगी, हम एक राष्ट्र के रूप में ढलेंगे। तो ऐसा तो नहीं कि अचानक हम फ्रीडम मूवमेंट के बाद हम नेशन बन गए, बल्कि नेशन इन मेकिंग हम पूरे नेशनल मूवमेंट के दरमियान थे। राष्ट्र बनने की प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही थी। तो पूरे नेशनल मूवमेंट के दरमियान ही हम लोगों ने एक नया स्लोगन दिया, यूनिटी इन डाइवर्सिटीज। क्योंकि हमें ये पश्चिमी षड्यंत्र का मुकाबला करने का यही तरीका था, क्योंकि हम बहुभाषा भाषी, बहुनस्ली और बहुक्षेत्रिक थे। तो उनके पेरिस पीस कॉन्फ्रेंस के पैरामीटर पर हम एक नेशन नहीं बन सकते थे, हमें राष्ट्र बनना था। जैसे अब देखिए, गांधी जी ने पहले हिंदी भाषा की बात हुई, और गांधी जी ने इसके लिए कितना बड़ा सैक्रिफाइस किया कि स्वयं वो अहिंदी क्षेत्र से थे, गुजराती, और
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी तमिलनाडु से थे, उधर बंगाल के नेता थे जो बांग्ला भाषी थे। तो शुरू में सभी ने यही तय किया कि हम हिंदी को राष्ट्रभाषा और राजभाषा, हिंदी को ही हम राजभाषा बनाएंगे, स्टेट लैंग्वेज बनाएंगे। लेकिन जब आगे चलकर, खैर गांधी जी तो तब नहीं रहे, लेकिन गांधी जी के समय ये मुद्दा उठा। गांधी जी बीइंग अ गुजराती, उन्होंने हिंदी को लास्ट तक सपोर्ट किया और खड़े रहे इस मुद्दे पर। लेकिन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी पीछे हट गए, बाकी जो बंगाल के नेता थे वो पीछे हट गए कि नहीं, हिंदी को राजभाषा बनाने पर गैर हिंदी प्रदेश के लोगों के साथ ज्यादती होगी। अब आज भी हम देखते हैं कि हमारे क्लास में हिंदी मीडियम के बच्चे क्लास हो, इंग्लिश मीडियम के क्लास में हो, तो खैर इंग्लिश मीडियम बहुत नेचुरल है, लेकिन हिंदी मीडियम वाले में अगर गुजराती भाषी बच्चों को हम बहुत देखते हैं, हमको इतनी खुशी मिलती है। और गांधी जी की लेगेसी हमें ध्यान में आ जाती है कि ये गांधी जी का ही योगदान है कि गुजरात में आज भी भले ही लोग गुजराती भाषा में लिखते हैं लेकिन बहुत अच्छी हिंदी जानते हैं, और हिंदी में लेक्चर डिलीवर होता है, बच्चे हिंदी में सुनते हैं लेकिन लिखते हैं गुजराती। ये दूसरे किसी भाषा भाषी नहीं कर सकते। तो ये उनकी जो लेगेसी वहां भी चल रही। तो अब हम लोग जब नेशन बने तो गांधी जी का जो कॉन्सेप्ट था, जिसको कंपोजिट नेशनलिज्म, वो हमारे लिए बहुत सूट करता था। क्योंकि अगर हम डाइवर्सिटीज को एक्सेप्ट नहीं करते तो नेशन बनना ही हमारे लिए मुश्किल हो जाता। और ये डाइवर्सिटीज को गांधी जी ने समझा, बाद में नेहरू जी वगैरह ने भी फॉलो किया, लेकिन गांधी जी ने इस डाइवर्सिटीज को बहुत शुरू में समझ लिया था। इसलिए उन्होंने ना तो कभी कास्ट वाले में इंटरवेन करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की, न रिलीजन वाले में बहुत ज़्यादा इंटरवेन करने की कोशिश की। वो राम राज्य करते रहे, लेकिन दिल से कभी हिंदू नहीं रहे। उनका राम राज्य की परिकल्पना भी बड़ी व्यापक थी। हालांकि उनके साथ एक दिक्कत ये हुई कि जिन्ना उनको प्रचंड हिंदू समझते रहे, और हिंदूवादी संगठन तो उनको मुस्लिम सिंपैथाइजर समझते रहे, बल्कि मुस्लिम सिंपैथी के मुद्दे पर उनका असैसिनेशन तक हो गया, आपने देखा। तो इस पर किसी शायर ने कहा था कि जाहिद तंग नजर ने हमें काफिर समझा, और काफिर यह कहता कि मुसम्मा है तू। तो मतलब कि एक तरफ हिंदू उनको मुसलमान समझते रहे, मुसलमान हिंदू समझते रहे, लेकिन सच्चाई यह है कि वो कभी भी एक कंजर्वेटिव हिंदू नहीं थे। भले ही राम राज्य की बात उन्होंने की हो, लेकिन हिंदू शब्द से उनका बड़ा ही व्यापक अर्थ था। तो ये तो हुआ राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान। अब मैं आपको बताना चाहता कि देखिए, हम कैसे गांधी जी को भूल सकते हैं। जितनी भी दुनिया के लीडर्स हैं जिन्होंने लीड किया है, चाहे वो कायदे आजम जिन्ना हो, या नेल्सन मंडेला हो अफ्रीका के, या जाम्बिया के केनेथ कोंडा हो, ऑल वे आर लीडिंग अ नेशनल मूवमेंट। इंडोनेशिया के डॉक्टर सुकर्नो हो, वियतनाम के हो ची मिन हो, सब ने एक नेशनल मूवमेंट के टावरिंग पर्सनालिटीज थे जिन्होंने लीड किया, और लीड करने के बाद वो प्रेसिडेंट बने, प्राइम मिनिस्टर यानी हेड ऑफ द गवर्नमेंट बने और रूल किया। उसमें कुछ नेल्सन मंडेला जैसे शरीफ थे जो 5 वर्षों के बाद रिटायरमेंट ले लिया, मतलब वो स्वेच्छा से खाली कर दिया। और साउथ और अफ्रीकन कंट्रीज में तो बहुत सारे ऐसे नेशनल लिबरेशन से जुड़े हुए लीडर थे जो एक बार प्रेसिडेंट बने तो फिर डिक्टेटर ही बन गए, वो हटे ही नहीं, जीवन पर्यंत उस पद पर है। गांधी जी ने इतना बड़ा मूवमेंट चलाया, पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ी, लेकिन कोई पद ग्रहण नहीं किया। और जब 15 अगस्त 1947 में को जब आज़ादी मनाई जा रही थी और मिडनाइट स्पीच चल रहा था, जब जनता गांधी जी का जय जयकार कर रही थी, तो गांधी जी कलकत्ता में निराश होकर सोए हुए थे, क्योंकि पार्टीशन के दर्द को नहीं भूल पा रहे थे। और जिस समय सारे नेता देश के विभाजन पर बार्गेनिंग और काउंटर बार्गेनिंग कर रहे थे, गांधी जी टूट चुके थे। गांधी जी स्वयं उसमें नुआखाली में हिंदुओं को बचाने के लिए लड़ रहे थे। वहां पर वो सत्याग्रह पर सोए हुए थे। अब गांधी मूवी में उस टचिंग सीन को देखिए कि जब एक हिंदू उनको रोटी ऑफर करता है, ओम पुरी उस रोल में है, और गांधी जी से उनके कन्वर्सेशन को सुनिए, कितना टचिंग वो कन्वर्सेशन है। तो वह, और जब 1947 में भारत को आज़ादी मिली, आज़ादी के दूसरे दिन दंगे छिड़ गए, और दंगे छिड़ने के बाद कलकत्ता से गांधी जी कैसे वहाँ से सितंबर में दिल्ली की तरफ कूच किए, और दिल्ली में आकर कैसे बिरला भवन में ठहरे। और जिस समय दिल्ली में आए उसमें दिल्ली की स्थिति यह थी कि दिल्ली जल रही थी,
और यहाँ पर बहुत सारे मुसलमान यहाँ से पलायन कर गए थे। बहुत सारे मुसलमान थे जो पुराने किले में बंद थे, अपने आप को सुरक्षित रखे हुए थे, लाल किले में सुरक्षित रखे हुए थे, कुछ तो व्यक्तिगत निवास और गार्डन में भी सुरक्षित रखे हुए थे, अपने को किए हुए थे। मैंने इस तरह से वो अपने आप को इतना असुरक्षित महसूस कर रहे थे जो किलों के अंदर छिपे हुए थे। और तब गांधी जी समय दिल्ली आए तो उनमें एक आशा का संचार हुआ कि अब हम बच जाएंगे, और गांधी जी ने यहाँ फास्ट एंड टू डेथ शुरू किया। तो मैं स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर भी गांधी जी की सत्ता लोलुपता कोई नहीं थी। उन्होंने निस्वार्थ भाव से नुआखाली में हिंदुओं को बचाया और दिल्ली में मुसलमानों को बचाया। इस इतिहास के पन्ने को गहराई से पढ़ने की आवश्यकता है। और अंत में रक्षा करते हुए और इस मुद्दे पर अब मान लीजिए उन्होंने जो मांगे रखी अपने अनशन में, उसमें एक मांग उन्होंने जरूर रखी कि पाकिस्तान को फंड दे दिया जाए जो भारत सरकार ने रोका हुआ था, क्योंकि कश्मीर पर पाकिस्तान ने हमला कर दिया था। अब बताइए, उस गांधी जी को जिन्होंने पॉलिटिक्स के पूरे मानदंड को बदला, पैराडाइम शिफ्टिंग की, तो एक तरफ तो आप उनसे उम्मीद करते हैं एक आध्यात्मिक नेता के रूप में, दूसरी तरफ एक अवसरवादी नेता के रूप में निर्णय के लिए कहते हैं। अगर ऐसा इंडिया का कदम था तो वो तो एक कॉमन पैरामीटर से ही था कि फंड रोक दिया जाए। लेकिन जो पैराडाइम शिफ्टर है वो कैसे करेगा? उसको तो ये लग रहा था कि अंतर्राष्ट्रीय छवि यह जस्टिस, सेंस ऑफ जस्टिस के खिलाफ है, और जो पॉलिटिक्स में ही सेंस ऑफ जस्टिस बनाए रखने के शपथ के साथ उतरा है, वो कैसे उसको इस बात को एक्सेप्ट कर लेता कि फंड को रोक दिया जाए। और अगर इसका प्रैक्टिकल इंपैक्ट देखेंगे तो प्रैक्टिकल इंपैक्ट यह है कि ब्रिटेन ने इंडिया को 400 करोड़ रुपए जो लौटाए थे, उस फंड में से जाना था 75 करोड़ पाकिस्तान को, 20 करोड़ मिल चुका था, 55 करोड़ रुपए रुके हुए थे। वो इसी तरह की बात है कि कोई कॉमन फंडिंग आपके भाई और आपका दे और फिर कहे कि आप दोनों इसमें इतना ये रख लेना, ये उनको दे देना, और किसी बात से भाई से तकरार हो जाती है, वो रकम आप जेब में रखे रह जाते हैं, तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिबिलिटी क्या रह जाएगी? तो गांधी जी तो इस एंगल से सोच रहे थे। हाँ, ये मैं मानता हूं कि वल्लभ भाई पटेल का नजरिया अपनी जगह सही था, लेकिन मैं सिर्फ यह कहता हूं कि गांधी जी का नजरिया भी गलत नहीं था। केवल उस नजरिए को वल्लभ भाई पटेल का पैरामीटर अलग था और गांधी जी का पैरामीटर अलग था। उन दोनों पैरामीटर को अलग अलग देखने की आवश्यकता है। अब मैं दूसरी बात आपको कहना चाहूंगा कि एक मुद्दा आता है कि जब भगत सिंह को फांसी मिल रही थी तो गांधी जी ने क्यों नहीं बचाया। मैं स्टूडेंट्स, इस पर मैं एक पूरा लेक्चर दे चुका हूं। आप मेरे चैनल पर जाकर क्या गांधी जी भगत सिंह को बचा सकते थे और मेरा नाम टाइप करके आप उस लेक्चर को अवश्य सुनिए, आपको इस प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। और मुझे लगता है कि शायद मेरे इस तर्क से आप भी सहमत होंगे कि परिस्थितियां क्या थी। अब भगत सिंह का पर्सपेक्टिव भी महान क्रांतिकारी थे, गांधी जी महान नेता थे, और उन दोनों के पर्सपेक्टिव को समझिए कि भगत सिंह का पर्सपेक्टिव क्या था और गांधी जी का पर्सपेक्टिव क्या था, और फिर आप स्वतंत्र रूप से निर्णय लीजिए। डेवलप अ क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिटिकली चीजों को लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि वो परिस्थितियां क्या थी। तो ये हुआ गांधी जी के लाइफ टाइम का या हमारे नेशन बिल्डिंग का प्रोसेस। अब स्वतंत्रता के बाद जो गांधीवाद का एक प्रभाव हमारे न चाहने के बावजूद हमारे मस्तिष्क पर पड़ा है, वो क्या है? तो बहुत पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही थी। वो बात थी, उसको वो टर्म का यूज किया था, उन्होंने कहा था संवैधानिक नैतिकता, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब यह होता है कि अगर मतलब आपस में संघर्ष न करके, हिंसा न करके, अगर आपस में वाद विवाद और सहमति और असहमति के आधार पर हम किसी चीज का निर्णय लेते हैं तो उससे हमारा संविधानवाद मजबूत होता है। दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी। संवैधानिक नैतिकता बढ़ती है और संविधान की सफलता के लिए आवश्यक होती है खुला वाद विवाद और विचारों का आदान प्रदान। तो हमारे नेशनल मूवमेंट में जो गांधीवादी राजनीति थी, गांधीवादी राजनीति ने खुले वाद विवाद, संवाद, सहमति असहमति,
जैसे मुद्दे को संरक्षण दिया। इसका परिणाम यह हुआ कि जब हमारा संविधान बना तो आज संविधान सभा में भी खुली बहस हुई, उसकी खुली छूट मिली और हमारा संविधान आज 75 वर्षों के बाद भी एक सफल संविधान सिद्ध हुआ और समय के साथ वो प्रगति करती गई। लेकिन दुनिया के बाकी संविधानों को देखिए, कई संविधान, पाकिस्तान के संविधान 2 वर्ष भी नहीं चल सके। क्यों? क्योंकि मुस्लिम लीग शुरू से ही अनडेमोक्रेटिक थी, अप्रजातांत्रिक थी। कभी उसने चुनावी राजनीति को सम्मान नहीं किया, कभी उसने बहुमत को सम्मान नहीं किया, बल प्रयोग को राजनीति का हिस्सा बनाया। उसकी कीमत पाकिस्तान को एक राष्ट्र के रूप में चुकानी पड़ी। तो यहाँ पर भी राजमोहन गांधी कहते हैं कि गांधी जी की राजनीति से भारत में संवैधानिक नैतिकता मजबूत हुई, इसलिए भी हमें गांधी जी को स्मरण करना चाहिए। अब मैं आपको लास्ट में यह कहना चाहूँगा कि जैसे जब गांधी जी ने जिस समय 2-3 बातें कही थी, एक बात उन्होंने कही थी कि हम लोगों को उत्पादन नहीं बढ़ाना चाहिए, हम लोगों को उपभोग कम करना चाहिए। मतलब वी शुड नॉट इंक्रीज आवर प्रोडक्शन, रेदर वी शुड मेक ए कर्टेलमेंट इन आवर कंजम्पशन। क्योंकि उत्पादन हम बढ़ाएंगे तो कितना बढ़ाएंगे और ये कहाँ जाएगा? वो मानते थे ज्यादा उत्पादन बढ़ाना और ज्यादा उपभोग करना भी कहीं ना कहीं आत्मा के सत्य के साक्षात्कार में बाधा उत्पन्न करता है, कहीं ना कहीं हमारी आत्मा को दिशाहीन बनाती है। तो ज्यादा प्रोडक्शन और ज्यादा कंजम्पशन को वो अनैतिक भी मानते थे, मूलभूत नीति और नियम के खिलाफ मानते थे। तब तो पर्यावरण का कॉन्शसनेस नहीं आया था। तो गांधी जी ने उस समय जो उनका बहुत फेमस कोट है, जो आप लोग भी पढ़ते होंगे, निबंध वगैरह भी कई बार पूछा है, कि हमारी प्रकृति के पास हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, परंतु हमारी लालच के लिए नहीं। तो ये जो उनकी धारणा थी वह क्या थी कि हमारी लालच के लिए नहीं, लेकिन हमारी जरूरत के लिए प्रकृति के पास काफी है। तो मैंने इधर कुछ दिन पहले लिखा कि मैंने कहा कि मैं आपको बुकिश नॉलेज नहीं दूंगा, लेकिन मैं एक पासिंग रेफरेंस आपको बताता हूं। एक रूडोल्फ करके स्कॉलर की बुक मैंने गांधी जी पर पढ़ी थी, पोस्ट मॉडर्न गांधी। तो क्या है कि पोस्ट मॉडर्निज्म है वो लेटेस्ट कॉन्सेप्ट है, 1970s के बाद प्रकट हुआ है। उत्तर आधुनिकतावाद हम बोलते हैं। तो कहते हैं कि उत्तर आधुनिकतावाद ने कुछ ऐसे मुद्दे को उठाया जिसको आधुनिकतावाद चूक गया। क्योंकि जो पोस्ट मॉडर्निज्म है वो मानता है कि आधुनिकतावाद विफल हो गया, क्योंकि वह प्रबोधन के विचारों पर आधारित था, जो मानता था कि विज्ञान और तकनीकी जीवन की सारी समस्याओं को हल कर देती है, लेकिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सारे प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकी, उल्टा बहुत सारे नए प्रॉब्लम्स को जन्म दे दिया। न्यूक्लियर वेपन्स को जन्म दिया, मारक हथियारों को जन्म दिया, वॉर्स को जन्म दिया और आतंकवाद को जन्म दिया, पर्यावरण संकट को जन्म दिया। ये सारे ये तथाकथित पश्चिमी आधुनिकतावाद की देन है। तो उत्तर आधुनिकतावाद कहता है इन सारे प्रश्नों को फिर नए सिरे से देखता है। तो पर्यावरण संकट का जो कॉन्शसनेस है वो उत्तर आधुनिकतावाद की उपज है, पोस्ट मॉडर्निज्म की उपज है। और गांधी जी ने पर्यावरण का नाम भले ही ना लिया हो, लेकिन गांधी जी के विचारों में पर्यावरण संकट के प्रति सजगता उसी समय है कि प्रकृति के पास हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, परंतु हमारी लालच के लिए नहीं। और हमारी लालच ने आज प्रकृति को इस मोड़ पर खड़ा कर दिया। नंबर 1। नंबर 2 कि गांधी जी हिंद स्वराज में तो मशीन की सीधी आलोचना करते हैं। 1941 तक आकर 41 तक आकर मशीन के संबंध में उनका विचार बदल चुका था। उन्होंने ये कहा कि मैं मशीन का विरोधी नहीं हूं, बट मशीन शुड नॉट रिप्लेस ह्यूमन लेबर। मशीन को मानव श्रम को विस्थापित नहीं करना चाहिए, क्योंकि मशीन अगर मानव श्रम को विस्थापित कर देती है तो फिर यह बहुत सभ्यता के लिए घातक होगा। और आज देखिए, जैसे आज कितनी चिंताएं व्यक्त की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI टेक्नोलॉजी ने कितना डरा दिया है दुनिया को।
कई बार खुशी भी हो रही है कि बहुत सारे सपोर्ट मिल रहे हैं, दूसरी तरफ लग रही है कि अनएम्प्लॉयमेंट और मशीनीकरण दुनिया में बढ़ रहा है। जितना मशीनीकरण बढ़ेगा, वेल्थ का कंसंट्रेशन होगा, प्रोडक्शन का सेंट्रलाइजेशन होगा, उत्पादन का केंद्रीयकरण होगा और वेल्थ का कंसंट्रेशन होगा। तो सोल्यूशन क्या देते हैं? सोल्यूशन देते हैं कि आप ऐसा करिए, यूबीआई को लागू कर दीजिए, यूनिवर्सल बेसिक इनकम, मतलब इनको काम नहीं है तो घर पर इनको सबको डोज पहुंचाइए, सबको पेंशन दीजिए, बैठा के खिलाइए। भाई इंसान जब काम करता है तो सिर्फ पैसों के लिए नहीं काम करता, उसको रचनात्मक सुख मिलता है, इंसान होने का एहसास होता है। आपको कोई काम न करने दे, घर पर बैठा कर और आपको जीने और खाने का अच्छे पैसे दे, कैसा फील करोगे आप? गांधी जी को इस बात का डर था कि अधिक मशीनीकरण इंसान का डिह्यूमनाइजेशन कर देगा और हम लोग उस कगार पर आ चुके हैं। तो ये भी पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है। और जो तीसरी चीज है वह है कि गांधी जी ने पश्चिमी सभ्यता की, वेस्टर्न सिविलाइजेशन की आलोचना की थी, कैपिटलिज्म की। उन्होंने कहा कि देखो, कैपिटलिज्म में इंडिविजुअलिज्म है, व्यक्तिवाद है, जबकि सामुदायिकता को बढ़ावा मिलना चाहिए, कम्युनिटी को, व्यक्तिवाद को नहीं। क्योंकि एक व्यक्ति की चाहत अनंत है, उसको छोड़ दोगे तो दूसरे व्यक्ति को दबाएगा। और दूसरा कि कैपिटलिज्म का बल होता है कंपटीशन पर, प्रतिस्पर्धा पर। भाई कंपटीशन 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 कहां तक? कोऑपरेशन कोऑपरेशन। आज देखिए हमारा नया जेनरेशन इतनी टेरिबल कंपटीशन का शिकार है कि एक बच्चा पैदा होता है, उसकी बचपना छीन जाती है और 2.5 ईयर्स की एज में वो प्रेप में डाल दिया जाता है, प्रिपरेटरी स्कूल। वहीं से शुरू हो जाता है उसका कंपटीशन, उसका परफॉर्मेंस। तो जब मानवता ही मिट जाएगी तो विजय सिद्धि क्या पाएगी? तो गांधी जी इस प्रॉब्लम को जानते थे कि कंपटीशन का कोई एंड नहीं है, ये लोगों को डिह्यूमनाइज करेगा। आज देखिए कि कितने सारे केसेस हो रहे हैं युवाओं में। आज एक तरह से एक एपिडेमिक हो गया है सुसाइड की घटनाएं। तो इसको गांधी जी पहले से ही समझ पा रहे थे कि इस दुनिया जिस ओर जा रही है वो बहुत घातक है। तो मैं स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, और मैं आपको कहना चाहूँगा, हो सकता है आप मेरे विचार से सहमत ना हो, लेकिन एक बार मुझे आपसे संवाद स्थापित करना बनता था, क्योंकि मैं अपना अनुभव बांटना चाहता था कि गांधी जी को मूल्यांकन, उन पर कोई जजमेंट देने से पहले इन बातों को भी ध्यान रखिए। मैंने एक लॉयर की तरह उनका पक्ष रखा है, जज की तरह जजमेंट आपको करना है। क्योंकि अगर आप कॉमन पैरामीटर्स पर गांधी जी को तोलेंगे जिस पर आज के नेताओं को तोलते हैं, तब तो आपको वास्तव में वो दकियानूस लगेंगे। लेकिन अगर पैराडाइम शिफ्टर के रूप में समझेंगे, इंडिया के कल्चरल हेरिटेज के रूप में समझेंगे, अल्टरनेटिव मॉडर्निटी के डिस्कवरर के रूप में समझेंगे, अगर उनको एक पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर के रूप में समझेंगे, अगर उनको एक ऐसे लीडर के रूप में समझेंगे जिन्होंने धर्म, नैतिकता और आध्यात्मिकता को राजनीति में लाने का साहस किया, तब आपको गांधी जी के मूल्यांकन का बदले हुए पैरामीटर्स को समझना पड़ेगा। तो मैं यहीं पर रुक रहा हूं, फिर किसी दूसरे लेक्चर के साथ प्रकट होऊंगा। फिर गांधी जी के प्रति हम सम्मान अर्पित करते हुए इस लेक्चर को यहीं समाप्त कर रहे हैं, इस संवाद को, सॉरी नॉट लेक्चर, संवाद को, क्योंकि आज मैं आपको लेक्चर देने नहीं आया था, आपसे संवाद स्थापित करने के लिए आया था। हाँ, ये दूसरी बात है कि एक तरफा संवाद हुआ, मैं आपका सुना नहीं, लेकिन हाँ, मैं अपने ग्रुप की सहायता से आपके कमेंट को जरूर जानने की कोशिश करूंगा और आप लोग अपना अपना विचार जरूर देंगे। थैंक यू वेरी मच। आई विल सी यू।